दोस्तों, सियासत में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसे डिसिप्लिन, कंट्रोल और सेंट्रल लीडरशिप का सिंबल माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक खामोश सी कहानी उभर रही है। क्या बीजेपी के अंदर एक नहीं बल्कि 3 पावर सेंटर्स बन रही हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अमित शाह और तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। क्या ये सिर्फ परसेप्शन है या फिर पावर पॉलिटिक्स की सीधे और धीरे धीरे सरफेस पर आ रही है? आज हम हेडलाइंस नहीं, सिग्नल्स पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स नहीं, स्ट्रैटेजी समझेंगे और गहरी सियासत का पर्दा फाश करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। सर, कैंडिड टॉक्स के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, आपका तजुर्बा और नज़रिया इस डिस्कशन को एक अलग डेप्थ देता है, तो चलिए सीधा सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सर, सबसे पहले यह बताएं कि बीजेपी के अंदर दरार या मल्टीपल पावर सेंटर्स की बात अचानक इतनी तेज़ क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ मीडिया नैरेटिव है या फिर ग्राउंड पर वाकई कुछ बदलाव दिख रहा है? देखो, जनरली पॉलिटिकल पार्टीज में आपसी इख्तलाफात रहते जी। तो चंद पार्टीज में जो है कांग्रेस जैसे पार्टी में उभर के आते हैं और बीजेपी जैसे पार्टी में थोड़ा सा स्लोली। अब सडनली आने का मकसद ये होता, पहले तो राम में मंदिर में एक जो चोरी का मामला एक चल रहा है, उससे जो है ख़ास करके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के दरमियान जो इख्तलाफात है, तो उसके बारे में बोले तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो भी है वो थोड़ा सा उभर कर बाहर आया। और नेक्स्ट जो है अब उसे ही रिलेटेड बीजेपी मतलब उत्तर प्रदेश सेंट्रिक कुछ इम्कानात, सिग्नल्स दिख रहे। तो इसका मतलब है, देखो कुछ क्या बिना धुआं के आग निकले, वो कुछ कहावत है ना, उसी तरह से जो है कुछ ना कुछ अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, किस तरह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम अब जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया तो इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया तो गोदी मीडिया कहलाया जाता जी। ऐसे गोदी मीडिया में भी एंकर्स चंद सवालात उठा रहे कि भाई आइंदा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश के आने वाले इलेक्शंस में, बोले तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले ना 2027 में, तो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के पास कुछ दूसरा चेहरा नहीं है क्या बोल के एक सवाल उठ रहा। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एक खिचड़ी पक रही, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये उसके जो है आसार है, ये दिख रहे कि भाई दीज आर द सिग्नल्स। योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि बीजेपी के अंदर एक इंडिपेंडेंट सियासी मरकज़ बन चुके हैं, और अगर हाँ तो इससे पार्टी के इंटरनल पावर बैलेंस पर क्या असर पड़ सकता होगा? तो आपका कहने का मतलब है योगी आदित्यनाथ सिर्फ अब एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं और पार्टी के इंटरनल स्ट्रगल में एक सेंटर पॉइंट बने हुए क्या? तो नेचुरली अब पहले मेरा सवाल का जवाब में भी मैं पहले योगी आदित्यनाथ का नाम इसीलिए लिया क्योंकि योगी आदित्यनाथ सेंट्रिक ही अब पॉलिटिक्स, क्योंकि राम मंदिर के चोरी के मामले में वहाँ पे मतलब अब बीजेपी में क्या है, आपको लोगों को सबको भी एक आइडिया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों एक है, मतलब नरेंद्र मोदी के ज़बान से निकलता है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले पॉलिटिकल प्लानर, चाणक्य, एवरीथिंग जो है अमित शाह है, और बाकी के लोग जो भी है पार्टी के मेंबर्स है, और ये दोनों के बीच में से जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसके हिसाब से पार्टी वर्क करती है। आरएसएस का भी जो है इन्फ्लुएंस पार्टी पे कम हो गया बोल के एक है ना, ये जी। एक जनरल परसेप्शन, उसमें जो है मेनली अब खटक रही कौन, योगी आदित्यनाथ बोल के ये पूरे न्यूज़ बोले तो ये जो हो रहा मैं वही बता रहा हूँ, इट्स नॉट माई पर्सनल ओपिनियन है, कुछ नहीं है। तो अब योगी आदित्यनाथ सेंट्रिक में जो है
पार्टी में कुछ एक दूसरी फोर्स, एक स्ट्रांग फोर्स डेवलप हो रही बोल के एक तो सुनने में आ रहा। और दूसरी बात है कि योगी आदित्यनाथ को डेफिनेटली संघ का मतलब आरएसएस का बैकिंग होगी, बैकिंग है, क्योंकि सपोर्ट है। जी हाँ। जब 2017 में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन में दूसरों को चीफ मिनिस्टर बनाने के वास्ते नरेंद्र मोदी मोदी शाह और लगे हुए- रेडी लगे हो गए हुए तो थे। योगी आदित्यनाथ सडनली जो है हम्म, पिक्चर में आ गए। सो जी हाँ। तो इसीलिए अब स्लोली जो भी स्ट्रांग, अब रिसेंटली अब मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा वन ऑफ द स्ट्रांग कैंडिडेट, मगर उनको बाई इलेक्शन में टिकट नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि एक दो पहलू है इसके लिए। एक 75 इयर्स का बाद चीफ में मतलब मेन कोर पोस्ट, इम्पॉर्टेंट पोस्ट छोड़ देना, वहाँ से हट जाना। तो अब दोनों 75 इयर्स के पहुँच गए, आरएसएस के मोहन भागवत और इधर नरेंद्र मोदी। अब ये दोनों पद छोड़ते नहीं छोड़ते इसके बारे में एक डिस्कशन है। अगर मोदी अगर पद छोड़ रहे तो उनके बाद में कौन है एक। और नेक्स्ट इलेक्शन अगर यूपी में बीजेपी इलेक्शन लड़ी तो योगी आदित्यनाथ को फिर सीएम कैंडिडेट रख सकते हैं या उनको चेंज कर सकते हैं। ये डायलॉग चल रहे हैं ना। तो इस सिलसिले में जो है डेफिनेटली अपना अपना सीट बरकरार रखने के वाले पूरे लोग ट्राई करने की कोशिश करते रहते। इसी दौरान कैबिनेट एक्सपेंशन का एक बात भी सामने आई। 20 तारीख को हो रहा, 15 तारीख को हो रहा, 12 तारीख को हो रहा बोल के एक लाइन से एक स्पेकुलेशंस आ रहे, जिसमें एक बात पहले आया सामने आया, क्या है, अमित शाह को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना रहे बोल के वो भी चल रहा था ना न्यूज़पेपर में, स्पेकुलेशन से ये सब दिखा गया। तो एक तो है पार्टी जैसा भी हो कैसा हो आपसी इख्तलाफात रहते, वो पार्टी चलाने के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता, या पार्टी के नेक्स्ट पोस्ट में कोर पोस्ट में जाके कौन बैठने वाला है उसमें कौन कौन बैठना चाहिए उसके पर भी इख्तलाफात रहते। तो अब ये टाइम करीब आ रहा कि अब उत्तर प्रदेश में अब 240 सीट्स जो है उसमें 60 सीट तकरीबन मेजॉरिटी पार्ट। लास्ट टाइम तो 70 सीट्स थे उत्तर प्रदेश से, अब वो कम हो के कुछ भी रहो, मगर मेजॉरिटी सीट्स जो है नंबर उत्तर प्रदेश से है। इलेक्शन में सीट्स कम हो जाना पार्लियामेंट इलेक्शन में एक झटका हुआ योगी आदित्यनाथ को। उसके बावजूद भी अगर नंबर देखा गया तो अदर स्टेट से कंपेयर करें तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है कि 240 में उत्तर प्रदेश से है। तो एक प्लस पॉइंट भी एक नेगेटिव पॉइंट भी है। लेकिन अब ये पूरा सेंटर पॉइंट इसीलिए जो है योगी आदित्यनाथ सेंटर ऑफ डिस्कशन बन के अब पूरा चल रहा है इलेक्शन के वजह से। और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये 2 पॉइंटों के ऊपर जो है अब बीजेपी में डिस्कशन अंदरूनी हो रही। उसमें थोड़ा सा मीडिया में थोड़े चीज़ें बाहर आ रहे, और मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनके ग्रिप में आए होने से हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को सेंट्रिक रख के न्यूज़ रिपोर्ट्स चलेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशनल अपॉइंटमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी और फैसलों को लेकर जो खबरें आती रहती हैं, क्या उन्हें आम सियासी तनाव माना जाए या फिर ये लीडरशिप लेवल के इख्तलाफ की तरफ इशारा करती है? ये 100% बीजेपी में खास करके टॉप लीडरशिप मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक फ्रिक्शन है। ये तो वहाँ के अपॉइंटमेंट्स में भी सामने हुआ। ये मैं जो फ्रिक्शन के बारे में जो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिसको बनाना चाह रहे थे उसमें चंद ऑफिसरों के नाम आए, लोग आए जो है उसको अप्रूव नहीं करना, और दिल्ली से कई ऑफिसरों को वहाँ पे की पोस्ट में भेज देना। उसी तरह इनके इजाज़त के बगैर ही थोड़े लोगों को डेपुटेशन पे भेज देना, और इंटरनल अपॉइंटमेंट पार्टी के, क्योंकि सिर्फ पार्टी के प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी के हेड के अपॉइंटमेंट भी अपने योगी आदित्यनाथ के मर्जी के खिलाफ हुआ बोल के भी लास्ट टाइम अपन उसके डिस्कशन भी करे थे जब अपॉइंटमेंट हुआ। तो वहाँ पे एक इंटरनल पार्टी में फ्रिक्शन है। वहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ के स्ट्रांग ग्रुप, मतलब उनके हिंचमैन्स, उनके एसोसिएट्स, उनके साथ रहने वाले, और उसके साथ साथ संघ का सपोर्ट। इधर अमित शाह के लोग, अमित शाह मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक ही है होने से इनके साथ में। तो अब ये अगर संघ से देखा गया
पार्टी का डिस्कशन है, तो संघ के वोट्स जो है ज़्यादा तक योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में, अगर हु इज सक्सेसर नेक्स्ट नरेंद्र मोदी के बाद में पार्टी में कौन है अभी, ये तो अभी तक नाम जो हरे बाकी के राजनाथ सिंह वगैरह वगैरह है, तो भी उनके पार्टी कोर फोर फ्रंट में तो नहीं आ रहे किसके नाम, दो ही, अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ। तो ऑटोमेटिकली दोनों के बीच में थोड़ा भी फ्रिक्शन रहता 100%। तो कॉमन मैन कोई भी बोलता है उसके लिए बड़ी इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं है कि अब एक पोस्ट के लिए जब दो दावेदार दिख रहे बोले तो दोनों के आपस के बीच में कुछ ना कुछ तकरार रहता। तो अब इसीलिए ये पॉलिटिक्स पूरा यूपी इलेक्शन बेस्ड, और हमें नरेंद्र मोदी के बाद कौन अगर बैटन किसको मिलेगा, तो ये इसके तो अभी ये यूपी इलेक्शन तक और कितना तेज़ होगा और इंटरनल वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे पार्टी में, किस तरह मुख्तलिफ अब भी इसके बारे में डिस्कशन भी चलते रहेंगे ना, क्योंकि ओपिनियन बिल्डअप करना है तो बहुत ज़्यादा चर्चे भी आगे होंगे। अभी तो कल 2 दिन के बाद तो पार्लियामेंट शुरू हो रहा, तो जब तक थोड़ा ठंडा होगा मेरे ख्याल से माहौल, फिर पार्लियामेंट के बाद फिर शुरू होगा, क्योंकि इलेक्शन तक इसको खींचना है और पब्लिक का भी परसेप्शन देखना है, क्योंकि फिर योगी आदित्यनाथ के सूरत से जो है इलेक्शन लड़ाया जाए या फिर नरेंद्र मोदी के अमित शाह के चाणक्य नीति से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन लड़ाया जाए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश फिर हासिल करे तो ही 2029 के इलेक्शन फिर जीतने। तो अब से शुरू होगा अगस्त के बाद में, अभी हो सकता है कि मैं गेस कर रहा हूँ पार्लियामेंट के लिए थोड़ा ठंडा करेंगे, पार्लियामेंट होते ही फिर रेस पकड़ेंगे। ये नहीं हो अगस्त के बाद से लेके आपको इलेक्शन के नॉमिनेशन दिन तक, रिजल्ट तक इसके बारे में बहुत बड़ा चर्चा शुरू होगा, डिस्कशंस होंगे, प्राइम टाइम पे चर्चा होंगी, ये पूरा होगा। अब मतलब ये जो पहले अब बीजेपी जितनी डिसिप्लिन्ड पार्टी बोल के जो उसका स्टैम्प था, एक थोड़ा राम टेम्पल का चोरी से एक निकला, फिर अब मध्य प्रदेश में थोड़े बहुत इख्तलाफात दिख रहे यहाँ के, अब उत्तर प्रदेश में हो सकता और तेज पकड़ते होंगे। तो ये सब देखा गया तो पॉलिटिक्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और क्या बोलते हैं आपसी ओपिनियन ही नहीं, सिर्फ इख्तलाफात भी इट्स अ कॉमन है, लेकिन उसको ज़्यादा कभी कभी सरफेस होते, कभी अंदरूनी जो है बोलते वो अंडरनीथ। हाँ, तो होता रहता ऐसा। तो देखना है कि वो पार्टी अपने उसूलों पे चलती है या फिर किसी एक की तरफदारी करती है, कौन सा रुख लेता है। तो ये जब सिचुएशन के हिसाब से जो है वो मोड लेते रहते ना, चेंजेस कैसा होते, कभी आरएसएस बीजेपी पे भारी होता है, कभी बीजेपी आरएसएस पे होता है, तो फिर अगर ज़्यादा हो गया तो आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट होता, कुछ रहता, फिर अपोजिशन भी उसको कैश करने की जरूरत है। तो ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस तक जो इंटरेस्टिंग रहता उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स, उसे जुड़े हुए नेशनल पॉलिटिक्स। तो क्या 2017 में यूपी के सीएम को योगी आदित्यनाथ को बनाने के लिए जिस तरीके से आरएसएस काम की, तो क्या इस इलेक्शन में भी फिर आरएसएस अपना रोल अदा करेगी? तो वही बोल रहे हैं ना, अब आरएसएस का खास करके सपोर्ट है योगी आदित्यनाथ को मिलेगी। तो कंपैरेटिवली अब एक चीज़ तो है कि मोदी और अमित शाह के रूलिंग में तो आरएसएस का छवि थोड़ा कम हो गया था, मतलब उसका इन्फ्लुएंस है, मतलब अंदरूनी, मगर ओपनली कुछ नहीं। तो हो सकता है कि भाई अगर चाह रहे, और नेक्स्ट कौन है फिर वहाँ पे भी, वहाँ का भी लीडरशिप चेंज होना है ना, वो लीडरशिप आने वाले कौन है, मोहन भागवत के बाद नेक्स्ट कौन का सक्सेसर कौन है, उसके ऊपर भी डिपेंड होकर रहता। तो जनरली अब हिंदुत्व का फेस में नेक्स्ट स्ट्रांग हिंदुत्व फेस बोले तो योगी आदित्यनाथ का ही दिख रहा सब लोगों को। तो इसीलिए जो जनरली आरएसएस नेचुरली मैं समझता हूँ कि मेरा ओपिनियन है ये यहाँ पर तक, तो लोग और दूसरा भी किसी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और कोई अपना जो चेहरा नहीं मालूम है वो चेहरा फिर लास्ट मिनट में उभर भी सकता है, जैसा कि बीजेपी। अब ये योगी आदित्यनाथ का चेहरा कोई भी नहीं होला, उन्हें एमपी थे गोरखनाथ मठ के
हेड थे, वहाँ तक ही था, एमपी बन गए, बहुत एंगेज में बोल के वही सोच रहे थे, मगर एक दिन अचानक रात रात जो है वो यूपी का चीफ मिनिस्टर का चेहरा बन गए। तो उसी तरह कोई चेहरा फिर उभर के लास्ट मिनट में आएगा, उसको आरएसएस प्रमोट करेंगी या बीजेपी के पार्टी के तौर से कोई चेहरा सामने आएगा, ये अपन अभी गेस नहीं कर सकते। अभी जो सरफेस पे जो दिख रहा है आपको, आगे जो दिख रहा है कि भाई अंदरों ने कुछ खिचड़ी पक रही है। तो अब ये कौन सी रंग लेती है, कौन सा रुख लेती है वहाँ तो क्या इसमें ये बात भी शामिल हो सकती है कि जो राजनीति बनाने में या फिर किसका पल्ला कब भारी होगा, इन बातों के अंदर ये भी बात आ रही है कि जो आरएसएस का सिद्धांत है, जो 75 साल के बाद वो नहीं रहेंगे उस पोस्ट पे, तो क्या यही नीति अपने नरेंद्र मोदी जी के साथ भी लगाई जाएगी? पहले मैं आपको वही बोला था, आरएसएस मोहन भागवत भी 75 साल के हो गए हैं और नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो गए हैं। नरेंद्र मोदी तो लास्ट ईयर सितंबर में ही उनका हो गया था, तो अब नेक्स्ट ईयर कंप्लीट ही हो जाते, 75 कंप्लीट होके 76 में, ना 75 रन हो रहा, तो सितंबर 17 तारीख के बाद में कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेना है बोल के, तो वही चल रहा है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में उसके चर्चा उतना ज़्यादा नहीं है, मगर एक चर्चा हो रही कि भाई दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, मतलब मोहन भागवत के बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में बोल के, ये वो कौन सी अंडरस्टैंडिंग हुई, मतलब आप अपने पोस्ट पे कंटिन्यू करो, आप मैं मेरे पोस्ट पे कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट टाइम देखेंगे बोल के एग्रीमेंट हुई नहीं, दोनों मिलके जो है अब पोस्ट छोड़ के मार्गदर्शन मंडल को जाएंगे बोल के हुई, ये किसी को नहीं मालूम है ना भाई, कुछ ना कुछ गेस, वाइल्ड गेस को जो भी करके स्टोरी चला रहे, ये जो भी है, ये भी चीज़ जो है आपको मैं इसीलिए बोल रहा था कि पार्लियामेंट की सेशन के बाद में ये भी चीज़ सामने आएंगी। यूपी का इलेक्शन, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, इनके बीच में मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इनके इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे उसके ऊपर वही मैं बता रहा था, वो इंटरेस्टिंग। ये 75 साल का जो मार्गदर्शन मंडल भेजने का है, कोई एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैंडल नहीं करना, उस पर कोई नहीं बैठने का जो रूल लगाया गया है, ये पूरे के बारे में अब डिस्कशन छेड़े जाता है। अपन देखना है कि व्यक्तिगत फायदे के लिए क्या वो आरएसएस के सिद्धांत जो है 75 साल का, तो उसको बदलते हैं या फिर अपना फायदा देखते हैं, ये देखने की बात है। उसीलिए अपन पेशेंट गोई तो नहीं कर सकते ना, वो जब सर्कमस्टेंसेस जैसा होते वो हिसाब से कौन से डिसीजन लिया जाता है, क्या है, और उससे पहले ही शुरू हो जाती है। अब आप ऑलरेडी आज जुलाई 18 है ना आज, तो अब 2 दिन में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता। पार्लियामेंट सेशंस में जनरली हुकूमत जो है अपने डिफेंस करते हुए अपोजिशन को टारगेट करने की कोशिश करती है, ये पूरा चलता है यहाँ पे। तो वांगचुक का तो अपन जैसा भी कल के डिस्कशन, आप कल ही कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, पुलिस हिरासत में ले सकती है, वो आज सुबह ही हो गया तो हो जाता ना, इसीलिए कि अब ये उसके बाद में वो किधर से कौन सा टर्न लेगा, अपोजिशन क्या प्लान कर रही, ये सब होने के बाद में अब आपको फिर कोर पार्टी डिस्कशन पे आएगा, ये जो अगस्त में शुरू होगा। जब तक आप बोले जैसा 75 ईयर्स का इशू, उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में हीरो कौन, किसको सामने लगा के इलेक्शन लड़ना है, अगर फिर उत्तर प्रदेश में फिर भी चीफ मिनिस्टर अगर बन गए तो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए योगी और एक स्ट्रांग कंटेंडर बन जाएंगे। ये पूरे चीज़ें हैं, देखेंगे। दोस्तों, इसाक़ी सर ने आज उस सियासत को लफ्ज़ों में बयान किया है जो अक्सर खामोशी में चलती हैं और समझना आसान नहीं होता। इसाक़ी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज की बातचीत के बाद ये एक बात ज़रूर समझ में आती है, सियासत में खामोशी भी एक स्टेटमेंट होती है और कभी कभी सब कुछ ठीक दिखना, सब कुछ ठीक होने की गारंटी नहीं होती। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या बीजेपी के अंदर वाकई सब ठीक है या फिर एक नई लीडरशिप की कहानी चुपचाप लिखी जा रही है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, लेकिन सिर्फ राय नहीं, रीज़न के साथ। अगर आपको ऐसे डिस्कशंस पसंद है जहां नॉइस कम और सेंस ज़्यादा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की सियासत समझना चाहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अहमद और ये था कैंडी टॉक्स करंट अफेयर्स।
फिर मिलेंगे जहां सवाल सीधा होगा और बात गहरी। धन्यवाद। जय हिंद।